नाउ वी स्टडी इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज ए रिसोर्स। इकोनॉमिक्स से सेकंड चैप्टर को हम स्टडी करेंगे पीपल एज ए रिसोर्स, यानी कि लोग संसाधन के रूप में। फर्स्ट सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टडी करें बैकग्राउंड के रूप में। ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल। ह्यूमन मानव पूंजी क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल है, यानी कि स्किल क्या है? स्किल का एक स्टॉक है। मानव पूंजी स्किल का एक स्टॉक है एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एवॉर्डेड इन देम, जिसके अंदर प्रोडक्टिव नॉलेज मौजूद है। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड। एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को हम और ज़्यादा डेवलप बना सकते हैं बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। हम उसको और ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी करके उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित कर सकते हैं। वी कॉल इट ह्यूमन्स, यानी कि व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, जब हम एग्जिस्ट पहले से मौजूद ह्यूमन रिसोर्स को हम अगर फर्दर डेवलप करते हैं, अगर और ज़्यादा विकसित करते हैं, पहले से मौजूद ह्यूमन रिसोर्स को हम और ज़्यादा विकसित करते हैं एजुकेशन और उसको एजुकेट और हेल्दी करके, तो वी कॉल इट ह्यूमन, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। वी कॉल इट, उसको हम मानव पूंजी कहेंगे। वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जब हम एग्जिस्टेड ह्यूमन को हेल्दी और एजुकेटेड बनाकर उसको डेवलप करेंगे, तो दिस इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज मानव पूंजी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट एड्स to the productive power of the country, just like physical capital formation. Human capital formation क्या करता है? Human capital formation that adds to the production, ये हमारे प्रोडक्टिव पावर को उसी तरह प्रोडक्टिव पावर को ऐड करता है हमारी कंट्री के तरह, उसी तरह जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन हमारा, यानी कि ये संसाधनों से, जैसे कि हमें जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनसे हमें जो पूंजी मिलती है, उसी तरह से ह्यूमन बींग को भी अगर हम उसको डेवलप वेल एजुकेटेड और हेल्दी बनाएंगे तो भी वो हमारे कंट्री के अंदर कंट्री की प्रोडक्टिवनेस को बढ़ाएगा, कंट्री की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे कि यानी कि एज लाइक ही कैन कंट्रीब्यूट टू द कंट्री लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल जैसे कि प्राकृतिक पूंजी का निर्माण होता है, जैसे कि इस रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारी प्रोडक्टिवनेस को बढ़ाकर हमारी कंट्री को मजबूत करते हैं, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स को भी हम मजबूत बनाकर ह्यूमन रिसोर्स को वेल डेवलप करके कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। हम ज़्यादा इनकम पाते हैं हायर प्रोडक्टिविटी के द्वारा, यानी कि हमें हाई इनकम तभी मिलेगी बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी of the more educated or better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people, यानी कि higher incomes earned because of higher productivity। हायर इनकम को हायर प्रोडक्टिविटी से प्राप्त करेंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा उत्पादकता होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा इनकम मिलेगी। यानी हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन, यानी कि बेटर ट्रेंड पर्सन और एजुकेटेड पर्सन से हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, यानी कि बेटर ट्रेंड पर्सनस और एजुकेटेड पर्सनस हमारी इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। हम ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे बिकॉज ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सनस द्वारा मोर प्रोडक्टिविटी हासिल जब हमें होगी तब हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तब हमारी हायर इनकम होगी। एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, हमारी हायर प्रोडक्टिविटी हेल्थियर पर्सनस के कारण भी होगी, जिससे हमारी इनकम्स भी बढ़ेगी। नॉट ओनली टू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल्स गेन थ्रू हायर इनकम्स। हम मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल्स को
Not only the more educated and healthier people gain through higher income, यानी कि एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल्स अर्निंग हायर इनकम्स, एजुकेटेड और हायर जो पीपल जो अर्निंग करते हैं, सिर्फ मोर एजुकेटेड, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हाई हेल्थियर पीपल्स गेन थ्रू हायर इनकम, वो हायर इनकम्स द्वारा ही अपने आप को डेवलप नहीं बनाएंगे. सोसाइटी आल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज, यानी कि जब एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पर्सनस होंगे, यानी कि जब एजुकेटेड और हेल्थियर पर्सन होंगे तो सिर्फ हेल्थियर पर्सनस को हायर इनकम नहीं मिलेगी, हेल्थियर पर्सन और एजुकेटेड पर्सनस को ही इनकम नहीं मिलेगी, बल्कि उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा. सोसाइटी आल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेज ऑफ ए मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन spread to those who themselves were not directly educated or given because health care, यानी कि एडवांटेज जो हेल्थियर पीपल्स द्वारा जो अर्निंग होगी उससे सोसाइटी को भी इम्पोर्टेंस मिलेगी इनडायरेक्ट वेज में. जैसे कि एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन है, एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू द दोज, वो उन तक पहुँचाएगी जिन तक who spread to those who themselves were not directly educated, जो डायरेक्टली एजुकेटेड और हेल्थ केयर जिनके पास नहीं है उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नाउ वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? इकोनॉमिक जिनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जो कि हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. दोज एक्टिविटीज़ वी प्रोवाइड मनी, these activities known as economic activities. And economic activities by men and women, economic activities by men and women, men and women द्वारा economic activities. The various activities have been classified in 3 main sectors. various activities को हम classify करते हैं. various activities have been classified into 3 main sectors, that is primary, secondary and tertiary. हम एक्टिविटीज़ को विभिन्न एक्टिविटीज़ को हम मैनी एक्टिविटीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं 3 सेक्टर्स के अंडर, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन एंड वोमेंस द्वारा, इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाएं मैन एंड वोमेंस द्वारा. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर. प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर को. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री. प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग और माइनिंग एंड क्वायरिंग को शामिल करते हैं. दीज आर द एक्टिविटीज़ वी इंक्लूड इन प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग भी हमारा माइनिंग से रिलेटेड होती है. दीज एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड इन प्राइमरी, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड इन द सीजन इन द सेकेंडरी सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग एंड निर्माण से संबंधित हमारी क्रियाएं, उनको हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, यानी निर्माण से, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्रियाओं को हम सेकेंडरी सेक्टर में शामिल करते हैं. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म और सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर. यानी कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन टर्सरी. यानी कि सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो गया, हमारा ट्रेड हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दीज एक्टिविटीज़ में इंक्लूड इन टर्सरी एक्टिविटीज़. इन एक्टिविटीज़ को हम टर्सरी एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग को, प्राइमरी में हम एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर. द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर, यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंदर जिसमें हम सर्विसेज को शामिल करते हैं. द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. यानी कि टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम जो टर्सरी एक्टिविटीज़, जिन एक्टिविटीज़ का परिणाम है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज का परिणाम है टर्सरी एक्टिविटीज़. इन द रिजल्ट दीज एक्टिविटीज़
आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। These activities are called economic activities. Economic activities have two parts. Economic activities के two parts होते हैं. Economic activities have two parts. Market activities and non-market activities. Economic activities को हम two parts में divide करते हैं. Two parts में again subdivision करते हैं. Two parts में divide करेंगे. Market activities. Market activities यानी कि market activities involve remuneration to anyone who perform, यानी कि मार्केट एक्टिविटीज़ के अंदर हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति परफॉर्म करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, कुछ करते हैं, उनके बदले उनको रेम्यूनरेशन, उनके बदले उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इज नॉन एज मार्केट एक्टिविटीज़, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, यानी कि एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे or profit is known as market activities, These include, market activities के अंदर हम include करेंगे production of good and services, These include production of good or services, इसमें हम good और services का production को शामिल करेंगे, including government service, इसमें government service को भी हम शामिल करेंगे। मार्केट एक्टिविटीज़ के अंदर हम गवर्नमेंट सर्विसेज को भी शामिल करते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के अंदर हम उन एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जो कि हम सेल्फ कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो, यानी कि अपने खुद के लिए जो खुद का उपभोग करने के लिए जो हम उत्पादन करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम अपने खुद का उपभोग करने के लिए जो उत्पादन करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, हम उन एक्टिविटीज़ को हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ दैट आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शंस। These can be consumption and processing of primary product. ये जो हमारे कंजप्शन होते हैं, these can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed assets. इसमें हम ये जो हमारे कंजप्शन और प्रोसेसिंग, इसमें हम जो कंजप्शन और प्रोसेसिंग करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को शामिल करते हैं, और अपने खुद के अकाउंट के अंदर खुद के अकाउंट के अंदर जो हमारे एसेट्स द्वारा जो प्रोडक्शन होता है, उसका लेखा जोखा हम इसमें शामिल करते हैं। उसका लेखा जोखा हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स की वजह से, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन्स के कारण लेबर्स का विभाजन मिलता है बिटवीन मैन एंड वोमेन इन द फैमिली। परिवार के अंदर मैन एंड वोमेन्स के बीच, परिवार के बीच हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन के कारण, हमारे परिवार के अंदर हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन्स के कारण मैन एंड वोमेन्स के बीच डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। मैन और वोमेन के बीच डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन देखने को मिलता है। वोमेन्स को क्या किया जाता है? वोमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। वोमेन्स जो सामान्यतः अपने घरेलू काम को देखने का काम करती हैं। वोमेन्स जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स। वोमेन्स क्या करती हैं? यानी घरेलू कामकाज करती हैं। एंड मैन वर्क इन द फील्ड, और मैन क्या करते हैं? मैन को घर का कामकाज करने के लिए भेजा जाता है। ये मैन को घर का कामकाज नहीं, मैन को फील्ड के अंदर बाहर काम करने के लिए भेजा जाता है। इस तरह के हमारे रीजन, यानी कि इस तरह के हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर मैन एंड वोमेन के बीच में लेबर डिवीजन देखने को मिलती है। देन नाउ वी स्टडी वोमेन्स आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस।
वोमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वोमेन्स को जो वो फैमिली के अंदर जो सर्विस देती हैं उसके लिए उनको कुछ नहीं दिया जाता। वोमेन्स अपनी सर्विस देती हैं, घर के अंदर कामकाज करती हैं, वो भी तो उसकी भी तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके लिए उनको कोई लेबर नहीं दी जाती। वोमेन्स आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस। वोमेन्स को उसकी सर्विस के लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती। फैमिली के अंदर वोमेन जो भी काम करती है उसके लिए उसको कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती। एजुकेशन हेल्प्स, एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल, एजुकेशन मदद करती है व्यक्ति को। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन मदद करती है। एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल, एजुकेशन व्यक्ति को, प्रत्येक पर्सन को क्या करती है? हेल्प करती है कि वो अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का, अपनी को एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अपनी एजुकेशन मदद करती है कि अपनी जो उसको आर्थिक अवसर मिले उसका अच्छे से यूज करे। अवेलेबल बिफोर हिम, जो उनको पहले मिले हैं, जो पहले उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिली है। शिक्षा मदद करती है व्यक्ति की, पर इंडिविजुअल को शिक्षा मदद देती है, पर्सन्स को, इंडिविजुअल को मदद देती है कि इस तरह से उसको शिक्षा बताती है कि वो कैसे उसको जो बिफोर, उसको पहले से जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिली है उसका वो कैसे ज़्यादा बेटर प्रॉफिट ले, उससे कैसे ज़्यादा उसका लाभ उठाए। देन एजुकेशन एंड स्किल, जो उसके पास जो स्किल हैं, एजुकेशन मदद करती है कि उसके पास जो स्किल और बताती है कि उसके पास जो स्किल्स हैं, जो उसके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिली है, एजुकेशन बताती है, एजुकेशन मदद करती है कि उसका फ़ायदा उठाए। साथ में ये भी बताती है कि वो अपने स्किल का भी फ़ायदा उठाए। आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ दैट अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन द मार्केट। एजुकेशन ही मार्केट अर्निंग, एजुकेशन इंडिविजुअल को बताती है, एजुकेशन इंडिविजुअल को बताती है कि वो अपनी स्किल और एजुकेशन, स्किल और शिक्षा द्वारा मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग प्राप्त कर सकता है। मोस्ट वोमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। ज़्यादातर वोमेन वहाँ पर काम करती हैं, ज़्यादातर वोमेन वहाँ पर काम करती दिखती है जहाँ पर उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनके काम के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। मोस्ट वोमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ज़्यादातर औरतें वहीं पर काम करती हैं जहाँ पर उनके काम की कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं रहती। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू, ज़्यादातर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मीग्री, यानी कि बहुत सारी जो यानी कि एक्टिविटीज़ हैं लीगल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर। एम्प्लॉयमेंट, इस सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट को बताया गया है, एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेनली जो एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार है, उसको इरेगुलर एंड लो इनकम के रूप में विशिष्टीकृत किया गया है, बताया गया है। अमोंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्शन मिलती है, जॉब प्रोटेक्शन रहती है। अमोंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। जबकि ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर के अंदर क्या होता है, लोगों को अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में टीचिंग और मेडिसिन सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ में इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द, यानी कि हमारी क्वालिटी, पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है, इंडिया की जो पॉपुलेशन की गुणवत्ता है, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पर,
लिटरेसी रेट पर डिपेंड करती है उसके, और हेल्थ और व्यक्ति की हेल्थ पर डिपेंड करती है, जिससे कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम इंडिकेट करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बताती है। एंड स्किल फॉर्मेशन, और स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड, और स्किल फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है बाद लोगों को, देश के लोगों को स्किल फॉर्मेशन की, यानी कि हम स्किल फॉर्मेशन के द्वारा हम पॉपुलेशन की क्वालिटी को लिटरेसी रेट के द्वारा, हेल्थ के द्वारा, लिटरेसी रेट को हम हेल्थ के द्वारा और स्किल के द्वारा हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि किसी देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी, उसी पॉपुलेशन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिटरेसी रेट पता होना चाहिए, हेल्थ ऑफ ए पर्सन्स, वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, और वहाँ की हेल्थ ऑफ ए पर्सन जिसको हम लाइफ एक्सपेक्ट, यानी कि वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, और स्किल फॉर्मेशन कैसी है, स्किल फॉर्मेशन की कैसी प्राप्त हुई उन्हें। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी these are the things represent the quality of population. The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. Quality of the population क्या करती है? population की क्वालिटी ही एक अंतिम चीज़ होती है जो किसी देश की ग्रोथ रेट को फिक्स करती है, ग्रोथ रेट को निर्धारित करती है। ग्रोथ रेट का हम डिसाइड करने के लिए हमें पॉपुलेशन क्वालिटी को पता होना चाहिए। Literate and healthy population are an asset. The growth, literate and healthy population are an asset. Literate और healthy, यानी कि healthy population किसी भी हर कंट्री के लिए, हर कंट्री की पॉपुलेशन की डेवलपमेंट की, पॉपुलेशन की है उस कंट्री की ग्रोथ, उस कंट्री की डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी जिस कंट्री में लिटरेसी रेट और हेल्दी पॉपुलेशन होगी, वहाँ की डेवलपमेंट अपने आप होगी। वो यानी कि लिटरेट यानी कि एजुकेटेड, यानी कि पढ़े लिखे और स्वस्थ जनसंख्या किसी देश की संपत्ति है। पढ़ी लिखी और स्वस्थ जनसंख्या किसी देश की संपत्ति है। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ, एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन सोसाइटी की ग्रोथ को बताती है। एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी की ग्रोथ की तरफ एजुकेशन का ध्यान रहता है। आल्सो इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, साथ में ये कंट्री के एजुकेशन कंट्री के नेशनल इनकम को बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, साथ में एजुकेशन कंट्री की कल्चरल रिचनेस और उसकी गवर्नेंस की एफिशिएंसी को भी मजबूत बनाती है। देयर इज ए प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, एक प्रावधान जो बनाया जाना चाहिए, बनाया गया है। देयर इज ए प्रोविजन मेड फॉर यूनिवर्सल एक्सेस, एक जो प्रावधान बनाया गया है, प्रावधान किया गया है, प्रोविजन मेड फॉर यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि सार्वभौमिक पहुंच, रिटेंशन, सार्वभौमिक पहुंच का जो प्रावधान बनाया गया है, सार्वभौमिक पहुंच का जो प्रावधान दिया गया है, रिटेंशन एंड क्वालिटी, और रिटेंशन उसमें सुधार, इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक पहुंच का जो, और एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर जो क्वालिटी की बात जो कही गई है, विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है गर्ल्स के ऊपर। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन, ये प्लान जो आउटले करता है, इस द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन, यानी कि पहले तो हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल एक्सेस एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया है गर्ल्स, यानी कि 5वीं हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सभी लोगों की सार्वभौमिक पहुंच का एक प्रावधान किया गया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है गर्ल्स पर। और द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹151 crore in the first plan to ₹3,766.9 crore in the 11th plan.
फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जो एजुकेशन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, एजुकेशन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट निवेश किया गया था 151 करोड़ रुपीस था, जो कि 11th 5 ईयर प्लान के अंदर बढ़ाकर 3766.9 करोड़ कर दिया गया। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर 3766.9 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज, जो एक्सपेंडिचर किया गया था एजुकेशन के ऊपर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64 इन 1951 टू 3% इन 2015-16, यानी कि इंडिया के अंदर जो जीडीपी के अंदर एजुकेशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया गया था इंडियन जीडीपी के अंदर, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि इंडिया की जीडीपी के अंदर जो परसेंटेज थी वो जो 1951-52 में थी 3% थी, 1951 और 52 में 0.64% थी, जो 2015-16 में बढ़कर 3% हो गई। 2015-16 के अंदर जो 3% हो गई एंड इज रिमेंड फ्रॉम 3% फ्रॉम अराउंड 3% 2015-16 एंड हैज रिमेंड स्टैग्नेंट अराउंड 3%, और जो काफ़ी टाइम तक स्टैग्नेंट एक ही फिक्स रही, स्टैग्नेंट अराउंड 3% के आसपास, एंड हैज रिमेंड स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, और बाद के कुछ सालों के अंदर ये 3% तक 3% पर रुकी रही। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड, जो बजटरी एस्टिमेट है जो बताया गया, बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन, जो बजटरी एस्टिमेट है इंडिया का, बजटरी एस्टिमेट जिसमें कि बजट को बताया गया, बजट डॉक्यूमेंट को दिखाया गया था। बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट, यानी कि बजटरी एस्टिमेट को जो बजट डॉक्यूमेंट के अंदर, बजट डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में दिखाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, the Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एजुकेशन के ऊपर, परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू 2.7%, वो जीडीपी के अंदर उसका परसेंटेज 2.7% कम हो गया है 2017-18 के अंदर। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010-11। इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी, इंडिया की लिटरेसी रेट जो थी इंक्रीज बढ़कर 18% 1951 से बढ़कर 74% हो गई 2010-11 में, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो कुछ मदद की गई थी उसके बाद 1951 के अंदर जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी कितनी थी, 18% थी लिटरेसी रेट इंडिया की, जो 1951 से 74% हो गई 2010-11 के अंदर। 2010-11 के अंदर इंडिया की 2010-11 के अंदर इंडिया की जो लिटरेसी रेट 74% हो गई, 18% टू 74%, टू मच इंक्रीज, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। लिटरेसी इज नॉट ओरियन राइट। लिटरेसी जो हमारा नॉट ओनली राइट, यानी कि लिटरेसी इज नॉट ओनली राइट, लिटरेसी अकेला राइट नहीं है, लिटरेसी हमारे लिए राइट नहीं है, लिटरेसी हमारा अधिकार, सिर्फ अधिकार नहीं है, शिक्षा हमारा यानी कि साक्षरता हमारा अधिकार, अकेला अधिकार नहीं है। लिटरेसी इज नॉट ओनली, अकेला अधिकार नहीं है शिक्षा, लिटरेसी इज नॉट ओनली राइट, इट इज आल्सो नीडेड ड्यूटीज, it is also needed if the citizens are to perform their duty। लिटरेसी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, इसकी हमें जरूरत तब भी पड़ती है जब सिटीजन्स क्या करते हैं, इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, जब सिटीजन्स अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब भी सिटीजन्स को लिटरेसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लिटरेसी की जरूरत पड़ती है।
एंड enjoyed their right properly, अपने राइट्स को प्रॉपरली इंजॉय करने के लिए भी कैंडिडेट्स को, सिटीजन्स को एजुकेशन की ज़रूरत होती है। हाउएवर वैसे ए वास्ट डिफरेंस इन इज नोटिस्ड, वैसे एक विस्तृत अंतर नोटिस किया गया है। हाउएवर ए वास्ट नोटिस्ड डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, वैसे एक विस्तृत डिफरेंस का नोटिस किया गया है हमारी डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी अलग अलग पॉपुलेशन सेक्शन के वर्ग के बीच। लिटरेसी अमोंग मेल्स इज नियरली 16.6%। लिटरेसी अमोंग मेल्स इज नियरली 16.6%। लिटरेसी जो है मेल्स के बीच में, लिटरेसी अमोंग मेल्स इज ओनली 16.6%। लिटरेसी जो है मेल्स के बीच में ओनली 16.6% है। हायर देन लिटरेसी अमोंग मेल्स इज नियरली 16.6, हायर देन फीमेल्स। लिटरेसी जो है इंडिया की जो लिटरेसी है मेल्स के बीच में जो 16.6% है, परसेंट हायर देन फीमेल्स, एंड इट्स अबाउट 16.1% हायर देन वेरियस एरियाज एंड 16.1%। इंडिया की जो लिटरेसी है मेल्स के बीच में जो लगभग 16.6% हाइयर है फीमेल से, और एंड इट इज़ अबाउट 16.1 और लगभग 16.1% एंड इज अबाउट 16.1% एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज, और ये 16.1% हाइयर है अर्बन एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। यानी कि जो लिटरेसी रेट है मेल्स की 16.6% हाइयर है, 16.6% हाइयर है फीमेल से। मेल्स की जो लिटरेसी रेट्स है एट प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग, यानी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग, हमारे जो रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो मेल्स की लिटरेसी रेट है लगभग 16.6% हाइयर है फीमेल से, और अबाउट 16.1% हाइयर है, और अबाउट लगभग 16.1% हाइयर है अर्बन के एरिया के अंदर एज कम्पेयर टू रूरल एरिया के अंदर। यानी कि रूरल एरिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है कम है। रूरल एरिया के अंदर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 9.4% इन केरला। 2011 के अंदर जो लिटरेसी रेट्स जो थी 2011 के अंदर 2011 लिटरेसी रेट्स जो इंडिया के 2011 में जो लिटरेसी रेट थी, इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 9.4% इन केरला टू 6.2% इन बिहार। यानी कि इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट थी 9.4% थी केरला के अंदर, यानी कि 9.4 नहीं 94% लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 9.4% इन केरला टू 62% इन बिहार। यानी कि 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग इन 2011 लिटरेसी रेट्स के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा 2011 लिटरेसी रेट्स के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा मिले उसके अकॉर्डिंग 94% इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट केरल की है, केरला में, और 264% इन बिहार। यानी टू मच डिफरेंस इज देयर। द प्राइमरी स्कूल साउदर्न सिस्टम, जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41, हैज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम 8.41 lakh to 2015-16 इन 2015-16 इंडिया के अंदर जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो बढ़ा है लगभग ओवर 8.41 लाख
2015-16 में जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो का विस्तार हुआ है मोर देन 8.41 लाख से हुआ है, यानी प्राइमरी स्कूल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए। 8.41 लाख प्राइमरी स्कूल्स की नंबर्स ज़्यादा हुए हैं, प्राइमरी स्कूल्स बढ़े हैं। लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, पर्सन मेल फीमेल ग्राफ लिटरेसी रेट्स इन इंडिया। ये हमारा एक ग्राफ है लिटरेसी रेट्स, जैसे कि परसेंटेज हमने रिप्रेजेंट की है, परसेंटेज पर्सन्स मेल और फीमेल परसेंटेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो परसेंटेज 1950 और 51 के अंदर लिटरेसी रेट कैसी थी इंडिया के अंदर? 1951 के अंदर इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट्स 1951 के अंदर इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट्स थी वो मेनली इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट थी 1951 में पर्सन्स की जो थी लेस देन 21% थे, लेस देन 20% पर्सन थे इंडिया के अंदर। इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी लेस देन 20% थी, यानी कि लेस देन 20% पर्सन्स थे, लेस देन 20% पर्सन। और मेल्स जो थे अबाउट 30% इन 1951 मेल्स की जो लिटरेसी रेट थी अबाउट 30% थी, अबाउट 30% जो मेल्स की लिटरेसी रेट थी। और 1951 में जो फीमेल्स की लिटरेसी रेट जो थी, फीमेल्स की लिटरेसी लेस देन 10% थी, फीमेल्स की लिटरेसी रेट लेस देन 10% थी, लेस देन 10% फीमेल्स की लिटरेसी रेट थी 1961 के अंदर। देन इन 1971 के अंदर फीमेल्स की लिटरेसी 1961 के अंदर जो पर्सन्स की लिटरेसी रेट थी 1961 के अंदर जो पर्सन्स की लिटरेसी लेस देन 30% और मेल्स की 40% और फीमेल जो थी जस्ट 20% above percent। एंड इन 1971 में पर्सन्स की जो लिटरेसी रेट थी, पर्सन्स की लिटरेसी मोर देन 30% एंड इन मेल्स लिटरेसी रेट मेल्स मोर देन 40% एंड फीमेल्स लिटरेसी रेट इज टू लेस थी। फीमेल्स लिटरेसी रेट 1971 में मोर देन 20% एंड 1981 में जो पर्सन्स की लिटरेसी रेट थी मोर देन 40% एंड 1981 के अंदर जो मेल्स की लिटरेसी रेट थी मोर देन 50% एंड 1981 के अंदर फीमेल्स की जो लिटरेसी रेट थी 30%। 1991 के अंदर जो मेल्स की लिटरेसी रेट थी वो तो थी मोर देन 60%, एटलीस्ट 65% के आसपास। एंड जो पर्सन्स की लिटरेसी रेट थी वो थी पर्सन्स की लिटरेसी रेट मोर देन 50% एंड फीमेल्स की लिटरेसी रेट थी अबाउट 40%। 2001 के अंदर पर्सन्स की लिटरेसी रेट मोर देन 60%, मेल्स की लिटरेसी रेट मोर देन 70% एंड इन 2001 के अंदर फीमेल्स की जो लिटरेसी रेट थी मोर देन 60%। इन 2011 मेल्स की लिटरेसी रेट जो थी इन 2011 मेल्स की जो लिटरेसी रेट थी मोर देन 81% हो गई, मोर देन 80% के आसपास। एंड जो मेल्स की मोर देन 80% हो गई थी और मेल्स की जो लिटरेसी रेट थी मेल्स की लिटरेसी मोर देन 70% और फीमेल्स की लिटरेसी मोर देन 65%। तो दीज आर द डेटा ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ मेल फीमेल एंड पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2000। ये हमारे जो डेटास थे 2011, 51, 61, 71, 81, 91 एंड 2001। नाउ वी स्टडी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। जो हमारे उनके नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी इनरोलमेंट एंड फैकल्टी
टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, एजुकेशन जो हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो नंबर ऑफ कॉलेज इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलेज हैं 1991 के अंदर, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशंस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस में ईयर 1991 के अंदर 7,346 थे नंबर ऑफ कॉलेज, और यूनिवर्सिटीज़ थी 177 यूनिवर्सिटीज़ थी, और स्टूडेंट्स थे 49,25,000 एंड टोटल टीचर्स यूनिवर्सिटी 2,72,000 के आसपास। एंड दीज आर द डेटास ऑफ, ये हमारे डेटास थे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशंस, यानी कि हमें यूनिवर्सिटी जो कि हमारे भारत में 2018-19 के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ गई थी और स्कूल्स की स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई, लेकिन नंबर ऑफ कॉलेज की संख्या कम हो गई थी। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की संख्या जो पहले 177 और यानी कि सभी की संख्या बढ़ रही थी, कॉलेज की भी, और जो नंबर ऑफ कॉलेज थे उनकी संख्या घट रही थी टाइम टू टाइम। यूजीसी सोर्स एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो 2010-11, 2012-13 के अकॉर्डिंग 2013-14 में हमारा जो 15-16 में जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग यूजीसी की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2011-12-13 के डेटा हैं हमारे ये, यानी कि जिसमें कि कुछ इस प्रकार का जो डेटा रहा था जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ की संख्या ईयर टू ईयर डिक्रीज हो रही थी और स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ रही है एंड टीचर्स की संख्या। वी हैव टू नो अबाउट, हमें 1991 का डेटा इसेंशियल है जिसमें 7,346 कॉलेज थे, 177 यूनिवर्सिटीज़ थी और स्टूडेंट्स की संख्या 49 यानी कि 49,25,000 के आसपास जो थी एंड देन 2,72,000 के आसपास हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज़ की संख्या लास्ट में 2018-19 में 911 हो गई। नाउ वी स्टडी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड करने के, प्राथमिक शिक्षा को प्रोवाइड करने की दिशा में हमारा सर्व शिक्षा अभियान का जो स्टेप है वो एक प्रमुख है। सर्व शिक्षा अभियान का जो अभियान चला गया इम्पोर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान इज सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010, यानी कि 2010 तक 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क यानी कि शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है जिसमें कि मुफ्त में एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को सभी को शुल्क होनी चाहिए। अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल। इसके साथ में जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो अदर इम्पोर्टेंट सिस्टम चलाए गए हैं, अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल, यानी कि ब्रिज कोर्सेज और बैक दोबारा से स्कूल के अंदर आने के सिस्टम जैसे प्रणाली लागू की गई हैं। एंड अदर सोर्सेज जो हैं, अदर सोर्सेज के रूप में कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट, और कैंप्स लगाए गए हैं। कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट, यानी कि बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन, और मिड डे मील नाम की योजना लागू की गई जिससे कि बच्चों की संख्या में बच्चों की अटेंडेंस की संख्या में वृद्धि की जा सके। एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस में भी इम्प्रूव किया गया है। साथ में दीज पॉलिसीज़ कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसमें ये सभी पॉलिसीज़ हमारी लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल की गई हैं। हेल्थ, नाउ वी स्टडी अबाउट हेल्थ। हेल्थ क्या है?
द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ ऑफ ए पर्सन helps him to realize his her potential and the ability to fight illness, यानी कि हेल्थ की मदद करती है व्यक्ति को, स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य यानी कि रियलाइज करता है कि वो टू हीज हर हेल्थ पोटेंशियल, कि वो उसको पोटेंशियल देते हैं, स्वास्थ्य व्यक्ति को पोटेंशियल देती है, उसको संभावना देती है। हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग यानी अपनी रिचनेस, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस, हेल्थ आवश्यक आधार है जिसको हम डिस्पेंस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हेल्थ हमारे लिए। टेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर SC, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि ओवर द ईयर्स SC, HC, PHC और CHC जो हेल्थ केयर सेंटर हैं, HC यानी जिसमें डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल शामिल हैं। दिस इज़ अ फिगर ऑफ डिस्पेंसरीज, यानी कि इंडिया के अंदर डिस्पेंसरीज कितनी है 2013 के अंदर इंडिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कितने थे? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इंडिया के अंदर 2013 के अंदर 1 लाख, यानी कि इंडिया के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर थे 1,81,139 थे। एंड देन 2017 के अंदर 1,87,505 हो गए। डिस्पेंसरीज 29,274 डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल इंडिया के हो गए 2013 के अंदर। और 2017 में इंडिया के अंदर जो डिस्पेंसरीज थी 31,641 डिस्पेंसरीज इंडिया के अंदर थी, 31,000 डिस्पेंसरीज थी। और उसके बाद नाउ बेड्स इंडिया के अंदर बेड्स कितने हैं? बेड गवर्नमेंट बेड्स हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट बेड 62,000, ये हमारे जो डेटा हैं 2013 और 17 के हैं। 2013 में इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स के अंदर बेड जो थे 62 था, यानी कि 6,28,708 थे, 6,28,708 थे। और जो 2017 के अंदर 7,10,614 बेड्स थे, 7,10,641 बेड्स थे। और उसके बाद जो मेडिकल रजिस्टर्ड डॉक्टर जो थे इंडिया के अंदर, रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल इंडिया के अंदर, रजिस्टर्ड डॉक्टर जो मेडिकल काउंसिल 2013 के अंदर, 2013 में 45,106, 2005 में 45,106 हैं। एंड 2017 में 17,952। और नर्सिस पर्सनल जो हैं 23,44,241 2013 में। और 2,87,081 यानी कि 2,87,087 और 82 के आसपास जो थे